नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। मेरे बहुत सारे गौपालक मित्र, मेरे बहुत सारे जो पशुपालक हैं, बार-बार एक शिकायत करते हैं कि मैं किसी भी समस्या का जो समाधान है वो एलोपैथी से मॉडर्न जो दवा हैं उनके आधार पर करता हूँ। मैं आयुर्वेद या जड़ी-बूटियों के विषय में कम चर्चा करता हूँ। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज हम तत्काल परिणाम चाहते हैं और इसीलिए पिछले 25-30 सालों में हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारा जो दवा दवा उद्योग है, बिल्कुल बदल गया। 1980-90 के बीच में हमारे आस-पास बहुत सारे वैद्य होते थे, बहुत सारी पंसारी की दुकानें होती थी और हम भी घरेलू उपचार से या आस-पास की दवाओं से ठीक हो जाना पसंद करते थे। फिर किसने हमको रोक दिया? आप थोड़ा कोशिश करना, यदि आपकी 50 साल की उम्र है, उसके आस-पास की उम्र है, तो आप देखना किसने आपको रोक दिया कि आप आयुर्वेदिक दवा ना लें, आप वैद्य के पास ना जाएँ। क्योंकि मैं जिस शहर में रहा हूँ, वहाँ करीब-करीब 22-23 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी होती थी। हम भी बचपन में उन्हीं से दवा लेने जाते थे। हमारे परिवार में कोई बीमार होता था, तो हमें भेज दिया जाता था, वैद्य जी दवा पूछते थे। कभी-कभी तो मरीज को जाने की आवश्यकता नहीं होती थी और घरेलू संबंध बन जाते हैं, जब बार-बार जाते हैं। तो उनको बताते थे कि पिताजी को, माताजी को, दादी को ये समस्या है, तो वो पुड़ी बना के दे देते। 5-7 रुपए की 1 दिन की डोज़ आती थी और उससे हम ठीक भी हो जाते थे। उसमें कुछ काढ़ा होता था, कड़वी दवाएँ होती थी। हम उसमें, और मैं तो उस पे आज भी भरोसा करता हूँ। लेकिन हमको आखिर उस चीज़ से किसने रोक दिया? हम क्यों उन दवाओं को छोड़कर, उन वैद्यों को छोड़कर हम क्यों क्लिनिक की तरफ भागने लगे? क्यों जगह-जगह हमारे चारों तरफ क्लिनिक के स्टोर खुल गए, मेडिकल स्टोर। पहले तो एक एक दवा लेने के लिए हमें कई किलोमीटर जाना भटकना पड़ता था। अब तो घर से बाहर निकलो, आपको 2 मेडिकल स्टोर मिल जाते हैं। आप थोड़ा और कोशिश करेंगे तो आपके अपने घर के आस-पास एक आध क्लिनिक मिल जाएगा, और थोड़ा प्रयास करोगे तो आपके मोहल्ले में एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो और सरकार भी इसको कोशिश कर रही है कि अभी डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, तो बड़े हॉस्पिटल बना रही है। अब तो एम्स खुलने लगे हैं। तो ऐसे में आप मेरी बात को गहराई से सोचिए। आप परिणाम सीख लेना चाहते हैं, तो जिन दवाओं पर अनुसंधान होता है, जिन पे परीक्षण होता है, तो हम उनको प्रयोग क्यों ना करें। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। आपने बिकासुल इंजेक्शन कैप्सूल का नाम सुना होगा। विकासशूल आज से नहीं, पिछले 100 सालों से बिक रहा है और हमारे देश में हर साल 1000 करोड़ का बिजनेस करता है, और बहुत सारे डॉक्टर हैं इसको लिखना पसंद नहीं करते। शायद एक आध परसेंट कोई डॉक्टर होगा, वो भी 70-80 साल पुराना, वो विकासशूल लिखेगा। अन्यथा हम स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी मेडिकल स्टोर से उसको खरीद के खाते हैं, और 1000 करोड़ का विकासशूल का बिजनेस हर साल होता है। विकासशूल की स्ट्रिप आज भी 50-60 रुपए के आसपास आती है, यानी कि उसका एक कैप्सूल अभी भी 5-6 रुपए के आसपास है। तो हम उसको सहजता से प्रयोग करते हैं। और बीकासुल है क्या? बीकासुल कुछ पशुओं के लीवर्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया, उसको सुखाया गया पाउडर है। उसमें विटामिन बी के ही कुछ घटक रहते हैं। आप उसको ताकत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप एक बात को समझ लीजिए, तो जो हम अपने लिए कर सकते हैं, मानव के लिए कर सकते हैं, फिर हम पशु को या गाय को क्यों तिरस्कृत कर सकते हैं? उसको भी तत्काल रिजल्ट की आवश्यकता है। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता कि वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट करो। मैं कुछ चीज़ों में जो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हमने हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट अपने आयुर्वेद में नहीं खोजा है। हाँ, हम हमारे यहाँ प्रचलन था कि सर्दियों में जब ऋतु बदलती है, तो अपने पशुओं को, गाय-भैंस को हम गाजर खिलाते थे, शलजम खिलाते थे। हम उन्हें कुल्थी की दाल खिलाते थे, जो उसका घास होती है वो देते थे, सरसों देते थे, बथुआ देते थे, और भूमि आंवला देते थे। कैसी चीज़ें प्रयोग करते थे, लेकिन अब हमारे आस-पास ये चीज़ें हैं नहीं। गाय का गाजर का महत्व तो इसलिए है, गाजर खिलाने से पशुओं के शरीर में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पहुँच जाता है, और विटामिन ए हमारे शरीर को, या उन पशुओं के शरीर को गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए वो तैयार करता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी हो, विटामिन ई की कमी हो, या कुछ खास जो सूक्ष्म खनिज हैं उनकी कमी हो, तो गर्भाधान की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। इससे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हमारी कुछ जननेंद्रिय से संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं, वो कम एक्टिव होती हैं, और कम एक्टिव होंगे तो ना तो समय से हम ऋतु चक्र में फँस पाएँगे। इसीलिए हमारी गाय, हमारी भैंसें गर्मी बन आने में विलम्ब करने लगती हैं बहुत। तो जिनको आ जाना चाहिए, वो कई-कई महीने का विलम्ब कर लेती हैं। और मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बताऊँ, हमारी गाय का हीट पे आने का संबंध तो तापमान से है, दिन की लंबाई से है।
जब जब रात की लंबाइयाँ बढ़ जाती हैं, सर्दी ऋतु होती है, तो उस अवधि में गाय बहुत कम हीट पे आती है। गाय का हीट पे आने का प्रयोग समय है बसंत का, जब दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, वातावरण में गर्माहट आने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ही कुछ ऐसे क्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, पशुओं के शरीर में चलती हैं, जो ऐसे बदलाव लाती हैं। अन्यथा आपने वनस्पति को देखा होगा, बसंत के आस-पास में कोमलताएँ फूटने लगती हैं। आखिर हमने क्या डाला उसमें? सर्दियों सर्दियों की ऋतु गुजरी ही, इसमें 3-4 महीने सारा मानव जगत, प्राणी जगत तरसता रहा, सर्दी से छिपा रहा। फिर अचानक जब सर्दी घटी, तो परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो ऐसे परिवर्तन तापमान से, मौसम से हमारे और पशुओं के शरीर में होते हैं। तो गाय का जो हीट पे आने का चक्र है, वो बसंत के आसपास शुरू होता है, और ऐसे में यदि बसंत में हमने उसकी ज्ञावन कराने की प्रक्रिया को संपन्न कर दिया, तो उसके दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है उसकी, और उसके पीछे कारण यही है कि उसका बच्चा सर्दियों में दीपावली के आसपास होगा, और दीपावली के आसपास वातावरण में जो तापमान की कमी हो जाती है, सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है, कई तरह के पोषक आहार सहजता से उपलब्ध होते हैं, और उनको खाकर गाय ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, गाय जब गर्मियों में ब्याती है, तो उसके दूध की मात्रा स्वतः कम हो जाती है। यदि वो 15 लीटर देने वाली है, तो 7-8 लीटर के आसपास आ जाती है। और वही गाय ये दीपावली के बाद ब्याती है, तो उसकी दूध की मात्रा 15 की जगह 16.5 से 18 लीटर भी हो जाती है। आप देख लीजिए कभी। लेकिन इसके विपरीत भैंस को देख लीजिए। भैंस का जो गर्मी में आने का चक्र है, वो तब शुरू होता है जब वातावरण में ठंडक रहती है। गर्मी से भी जो भैंस है दूर भागती है। तो जब सर्दी ऋतु शुरू होती है, रात की जो अवधि बढ़ने लगती है, दिन का तापमान या दिन की सूर्य प्रकाश की गति घटने लगती है, तो भैंस हीट में आ जाती है। इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि आप भैंस को यदि ज़्यादा तीव्र प्रकाश में रखेंगे, तो उसकी फिर जो हीट पे आने की जो पद्धति है, वो गड़बड़ा जाती है। सिर्फ़ हीट को प्रकाश में रखने से उसकी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो सूक्ष्म मिनरल्स भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में पहले हमारे यहाँ नियम था कि गायों को सर्दी की ऋतु के आसपास हम अलसी का दलिया देते थे। उसका कारण भी यही था, हम उसको गाजर देते थे या शलजम देते थे। उसका कारण यही था कि उनको कई ऐसे पोषक तत्व सहजता से मिल जाएँ कि उनकी जो गर्भाधान की प्रक्रिया सहजता संपन्न हो जाए। तो आप यदि ये ऐसे चीज़ों में विश्वास कर सकते हो, तो कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको नहीं बताता कि मैं कोई प्रभाव डालना चाहता हूँ, मैं परिणाम देना चाहता हूँ। आपके पास यदि सही परिणाम मिल जाता है, तो आप उसमें अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि हमें हमें हर प्रयास से गाय का संरक्षण करना है, गाय को बचाना है, क्योंकि अब नारेबाजी से, स्लोगन से, ऐसे ऐसे दिखावेपन से गाय का अस्तित्व खतरे में है। आज पूरे देश में शुद्ध देसी नस्ल की गाय 1 करोड़ से भी कम बची है। जो न गाय हम आज तो देखते हैं, या तो कुपोषित हैं, और उनमें कई ब्रीडों का मिश्रण है। जो जेनोमिक होते हैं, जेनेटिक संरचना के आधार पर देखें, तो हर गाय के जो जिसे हम देसी मानते हैं, उसमें भी किसी न किसी गाय का अंश है। और अब तो हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये ऐसे हैं, यहाँ आज भी अच्छी नस्ल की गाय हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आज भी 2 अच्छी नस्ल की गाय हैं। पहली है साहिवाल, रेड सिंधी, तीसरी थारपारकर। लेकिन पंजाब में सर्वाधिक जो है क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। इसलिए आपको गौशालाओं में, सड़कों पर जो भी गाय दिखाई देंगी, उनमें 100% क्रॉस ब्रीड है। उसमें जर्सी भी है, हॉलिस्टीन भी है, एचएफ सबका मिश्रण है। उसमें देसी का भी मिश्रण है। आप गुजरात चले जाइए, वहाँ भी कुछ जगहों, कुछ पशुपालकों की यहाँ तो आपको शुद्ध गिर नस्ल मिल जाएगी, लेकिन शुद्ध इसलिए कि हमें दिखाई देती है। लेकिन वहाँ भी आजकल जो ब्राज़ीलियन गीर है, उसका में क्रॉस दिखाई देता है। तो ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप शुद्धता का अर्थ ये मत देखिए, हमें तो शुद्ध बचाना है, और हमें अपनी नस्लों को प्रमोट करना है। आप गाय की कोई भी नस्ल रखते हैं, चाहे गिरी रखते हैं, साहिवाल रखते हैं, रेड सिंधी रखते हैं, थारपारकर रखते हैं, हरियाणवी रखते हैं, मालवी रखते हैं, मेवाती रखते हैं, कांकरेज, कोई भी रखें आप, उसकी नस्लों को प्रमोट करना है। और उसका नस्ल तभी कर पाएँगे जब हमें कुछ उसमें दिखाई देगा, हमारी आर्थिक स्थिति या जो परेशानी है उसे हम दूर हों। तो आप ऐसा प्रयास करिए। और हाँ, आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। मैं आपसे जैसा विद्वान नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं।
मैं जो अनुभव देखता हूँ पिछले कुछ सालों से मैंने अध्ययन किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वीडियो की बात बनाने की उम्र है, मुझे कुछ मिनट के अंदर काफ़ी कुछ भरने का प्रयास करना होता है, तो कभी-कभी मेरा लैब गड़बड़ा जाता है। फिर भी आपसे अनुरोध है, आप मेरे से जुड़े रहिए, आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो निसंकोच आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और मैंने ऐसी व्यवस्था की है, यदि आपको प्रयोग जानकारी लेनी है, गौ विज्ञान के संबंध में, डेयरी प्रबंधन के संबंध में या नस्ल सुधार के संबंध में, तो आप मेरे यहाँ आके निःशुल्क वो जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।